नमस्कार, ताजा तरीन खबरों के साथ आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता जया पांडे। 11 बजे की शुरुआत 3 बड़ी खबरों से कर रहे हैं। पहली बड़ी खबर नरेंद्र मोदी का रोड शो जो शुरू हो चुका है और वो थोड़ी देर में ही वडोदरा सीट से अपना नामांकन भरने वाले हैं। दूसरी बड़ी खबर अरविंद केजरीवाल का है और उस ऑटो वाले से मुलाकात करने वो पहुंच रहे हैं जिसने कल केजरीवाल को थप्पड़ मारा था। इसके अलावा तीसरी बड़ी खबर है लोकसभा की 6 सीटों के लिए मतदान की। इन तमाम खबरों पर हमारी नजर बनी रहेगी और आपको अपडेट देते रहेंगे। अब से कुछ ही देर में नामांकन भरने के लिए पहुंच जाएंगे। लगभग 11:30 बजे के आसपास का वक्त है नामांकन भरने का। नरेंद्र मोदी का वडोदरा से शक्ति प्रदर्शन के साथ वो पहुंच रहे हैं कलेक्ट्रेट ऑफिस और वहां पर उनका नामांकन का कार्यक्रम है। रोड शो के बाद ये होगा। और दूसरी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से कल जिस ऑटो वाले ने थप्पड़ जड़ा था अरविंद केजरीवाल को उनके रोड शो के दौरान, उनको माला पहनाने के बाद उससे मुलाकात करने पहुंच रहे हैं। कल शाम को पीसी करके उन्होंने कहा था उसे माफ कर दिया और आज पहुंच रहे हैं उससे मिलने। और तीसरी बड़ी खबर आज सुबह 7 बजे से ही वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। तो इन तमाम खबरों पर हमारी नजर होगी, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है कोहिमा से, जहां पर असम पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों के चलते कोहिमा के नागालैंड में नहीं शुरू हो पा रहा है मतदान। अब तक 11 बज चुके हैं। 7 बजे से ही तमाम जगहों पर जहां आज मतदान होता था दूसरे चरण का शुरू हो चुका है, लेकिन नागालैंड में अभी तक मतदान शुरू नहीं हुआ है। पुलिस अधिकारियों को पोलिंग स्टेशन में घुसने नहीं दिया जा रहा है और यहाँ पर बंकर है ये कहा जा रहा है। और बंकर जहाँ होते हैं वहाँ पर आम व्यक्ति नहीं जा सकते, लेकिन इसे पोलिंग बूथ क्यों बनाया गया, ये एक बड़ा सवाल है। पोलिंग स्टेशन के अंदर सुरक्षा बलों ने बंकर बनाया हुआ है जिस वजह से लोग नहीं जा पा रहे हैं। पहली बार लोकसभा चुनावों के लिए मैदान में उतरे नरेंद्र मोदी वडोदरा की सड़कों पर निकल पड़े हैं और वहां उमड़ पड़ा है एक जनसैलाब। तस्वीरों में आप देख सकते हैं मोदी वडोदरा में आज नामांकन करने वाले हैं और नामांकन से ठीक पहले वो रोड शो कर रहे हैं। मोदी के रोड शो में सड़कों पर लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है। और इस वक्त हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं राजीव रंजन जो कि जेडीयू से नेता हैं और साथ ही अमिताभ सिन्हा जो कि बीजेपी के नेता हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले राजीव रंजन जी, आपसे जानना चाहेंगे कि तमाम तरह के आरोप आप लोग लगाते रहे और इसकी वजह से इनसे अलग भी हुए हैं, आज इस शक्ति प्रदर्शन को किस तरीके से देखते हैं? आपका सवाल, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा जो 17 वर्षों का गठबंधन था वो निश्चित तौर पर वो गठबंधन नेशनल एजेंडा ऑन गवर्नेंस पर था। जब देश में असहमति के 3 सवालों पर भारतीय जनता पार्टी वापसी करती दिखती थी, तब हम लोगों ने ये तय किया कि इस गठबंधन के साथ हमारे रिश्ते अब नहीं रह सकते हैं, इसलिए कि जो एक साझी विरासत है इस देश की, जो धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के साथ एक रिश्ता हमारा है, वो कहीं ना कहीं वो आहत हो रहे थे और हमने ये फैसला किया। बिल्कुल, लेकिन आज के इस रोड शो को देख करके बिल्कुल राजीव जी, ये सबको पता है बिल्कुल, लेकिन राजीव जी आज के इस रोड शो को देख करके जिसमें अल्पसंख्यक भी अच्छी खासी तादाद में नजर आ रहे हैं, हर धर्म संप्रदाय के लोग नजर आ रहे हैं, जबरदस्त समर्थन उनका वडोदरा में देखने को मिल रहा है, लोगों का इतना उत्साह है, जुनून है लोगों में, इसको देख करके आप क्या कहेंगे? ये पूरी तरह से प्रबंधन है और गुजरात के माइनॉरिटीज़ के मन में गुजरात के दंगों की बात एक तरफ छोड़ दीजिए। आज सच्चर कमेटी ने भी एक जस्टिस राजेंद्र सच्चर ने कहा कि सच्चर कमेटी की अनुशंसाओं को गुजरात में लागू नहीं किया गया। स्कॉलरशिप के मामले में गुजरात की सरकार सुप्रीम कोर्ट में केस हार गई और उन्होंने कहा कि गुजरात ने केंद्र के अल्पसंख्यक कार्यक्रमों को अपने राज्य में लागू नहीं किया और वहां के अल्पसंख्यकों की स्थिति बेहतर नहीं है, ये जस्टिस राजेंद्र सच्चर ने कहा है। लेकिन और इसलिए ये दिखाने की कोशिश है, एक तरफ आप कहते हैं कि आप किसी वर्ग की तुष्टि कर, मैं 30 सेकंड में अपनी बात पूरी करता हूँ। वो बराबर ये कहते रहे हैं कि किसी वर्ग के तुष्टीकरण में भारतीय जनता पार्टी का यकीन नहीं है, लेकिन रैलियों में किसी खास पेवेलियन में माइनॉरिटी तबके के लोगों को जमा करना, उनके लिए बुरके थोक में खरीदना, उनके फोटो वीडियोस में अपलोड कराना, ये सारी रणनीति का हिस्सा केवल इसलिए है, ये बताने की कोशिश है कि नरेंद्र मोदी के साथ देश के अल्पसंख्यक तबके के लोग भी हैं, जबकि ये सच नहीं है। एक तरफ आप कहते हैं तुष्टीकरण नहीं होना चाहिए, दूसरी तरफ आप वही करते हैं जिसका आप आरोप बाकी लोगों पर लगाते हैं। अमिताभ सिन्हा जी भी हमारे साथ हैं, वो आपके इस सवाल का जवाब बेहतर देंगे। सोशल इंजीनियरिंग का सवाल हो, सेक्युलरिज्म का सवाल हो, इन सवालों पर भाजपा फेल है पूरी। अमिताभ सिन्हा जी भी हमारे साथ हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अमिताभ जी, क्या कहेंगे? तमाम तरह की जो चीजें हैं, इसको तमाम विपक्षी पार्टियां जो है वो कहती हैं कि ये चाहे आप बुरके में ला करके लोगों को बिठा दें या कुछ भी कर दें, ये सब महज एक दिखावा है, लोगों का वास्तव में समर्थन नहीं है इतना जितना कि बीजेपी दिखाने की कोशिश करती है मोदी के लिए। राजीव जी ने बड़ी अच्छी बातचीत से शुरुआत की, अपनी चर्चा की और उन्होंने बौद्धिक स्तर पे कहीं एक
ठहराने की कोशिश की इस बहस को। देखिए, राजेंद्र सच्चर, जस्टिस राजेंद्र सच्चर की कमेटी के उस रिपोर्ट का हवाला दिया उन्होंने। अब मैं उन्हीं के बात से वहीं प्रश्न को जवाब में लाता हूँ। जस्टिस सच्चर कमेटी रिपोर्ट ने ये कहा है कि गुजरात में मुसलमानों की स्थिति देश में दूसरी सबसे बेहतर है, सबसे अच्छी है। लेकिन हम इस पर चर्चा नहीं कर रहे, बिल्कुल। लेकिन अमिताभ जी, ये उन्होंने कहा, आपने उसका जवाब दिया। मैं खत्म कर रहा हूं, मैं 1 मिनट, अब मुझे अनइंटरप्टेड 1 मिनट दे दीजिए। नहीं, राजेंद्र सच्चर जी वाले सवाल तो मैं एक बात उनसे पूछूंगा। 1 मिनट सुनिए, मैं अपनी बात खत्म कर दूं तब आप बोलिएगा। मैं शांति से सुन रहा था आपकी बात। अब ये अल्पसंख्यकवाद जो ये करते हैं, जो ये माइनॉरिटिज्म करते हैं, उसका अभी देश तक ने पिछले 66 सालों में देख लिया कि हश्र क्या है। मुसलमान इतने अशिक्षित, इतने गरीब और इतने पिछड़े हैं कि उनको जो बताया जाए वो डोर डंगर की तरह मानने के लिए मजबूर कर दिए गए हैं। चलिए, ये तो मुद्दा काफी पहले से रहा है अमिताभ जी, आज ये मुद्दा नहीं है सिर्फ ये, हालांकि ये इसका एक अंश हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ एक मुद्दा नहीं है। हम बात कर रहे हैं आज नरेंद्र मोदी जी। बिल्कुल नहीं, मुद्दा नहीं, इनकी बात का जवाब मैं एक सिर्फ अंतिम प्रश्न पूछना चाहता हूं। बताइए, बहुत शॉर्ट में बताइए। सुनिए, 1 मिनट, अंतिम प्रश्न है मेरा इनसे कि इन्होंने नीतीश कुमार जी ने एनडीए के शासन में सवाल कर रहे हैं। 1 मिनट मैं खत्म कर दूं, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। मैंने कहा एनडीए के शासन में आपने जो प्रश्न किए, मैं उसी का पहले जवाब तो दे दूं। एनडीए के शासन में नीतीश जी सरकार में शामिल रहे रेल मंत्री के नाते लगातार, और उस समय नरेंद्र मोदी जी गुजरात में मुख्यमंत्री थे और वो आपके लिए उचित था। अब यदि वही नरेंद्र मोदी जी केंद्र में आ रहे हैं और आप प्रांत में मुख्यमंत्री हैं, तो भारत के मैं बहुत गंभीर प्रश्न कर रहा हूं। भारत के संघीय ढांचे में क्या आपको भारतीय संघीय ढांचे में आपका विश्वास है या नहीं है? क्या भारत का संघीय ढांचा ये आश्वस्त नहीं करता है राज्य सरकारों को कि वो अपनी स्वायत्तता बरकरार रखे? चलिए, ये आज सवाल नहीं है अमिताभ जी। आज के इस नामांकन से पहले की तस्वीरों पर भी हम थोड़ी चर्चा कर लें, क्योंकि आज ये पूरा देश देख रहा है। नामांकन भरने से पहले अभी तक जितनी जगहों पर नरेंद्र मोदी जी ने अपना कैंपेनिंग किया था, हर जगह वो ये कहते थे कि मुझे एक पीएम के तौर पर नहीं, आप मुझे एक देश के चौकीदार के रूप में वहां पर पहुंचाएं। लेकिन क्या आज ये जो तरीका अपनाया गया है, पूरे रोड को जाम कर दिया गया है, हजारों की तादाद में या कह सकते हैं लाखों की तादाद में समर्थक पूरे सड़क पर, पूरे शहर में निकले हुए हैं, इन तमाम प्रदर्शनों को देख करके क्या ये नहीं लग रहा कि ये एक देश का चौकीदार नहीं बल्कि एक विश्व फतह करके चलने वाला कोई सम्राट है? मैं इतना आपको बताऊं कि यदि आपका चौकीदार अच्छा काम करे या आप एक अच्छे व्यक्ति को चौकीदार नियुक्त करें, क्या उसको समर्थन देना अपराध है? मान लेते हैं इसको, अमिताभ जी इसको मान लेते हैं, बिल्कुल इसको मान लेते हैं, लेकिन इसमें सवाल ये चौकीदार के प्रति समर्थन है। सुना नहीं, चौकीदार यदि हो गया तो चौकीदार को क्या समर्थन है? लेकिन मेरी बात सुन लीजिए, मेरा सवाल भी सुन लीजिए अमिताभ जी। चौकीदार की क्या वैभवशाली स्वागत की अपराध है? मान लिया, बिल्कुल वैभवशाली स्वागत आप किसी का भी कर सकते हैं, बिल्कुल आप वैभवशाली स्वागत किसी का भी कर सकते हैं। उनको मान लिया कि वो चौकीदार के तौर पर ही जा रहे हैं, लेकिन उनका जो तरीका है, क्या ये तरीका सही है? पूरे जो यहाँ पर नहीं, आप मेरा सवाल तो सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए अमिताभ जी। मैंने आपके पिछले स्वतः स्फूर्त है, लेकिन क्या इन आम लोगों ने, और ये भी कह रहा हूं कि मेरा सवाल भी सुन लीजिए अमिताभ जी, सवाल सुन लीजिए पहले। मेरा सवाल ये नहीं था कि क्या ये एक चौकीदार के तौर पर गलत तरीका है, चौकीदार के भी वैभवशाली तरीके हो सकते हैं। सवाल यहाँ पर यह है कि देश में तमाम तरह के लोग हैं, उनके समर्थन में मान लिया कि वहां पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन तमाम सड़कों को जाम करना, लाखों की तादाद में इनकी भीड़ को वहां पर जुटाना और अलग अलग मंच बनाना, अलग अलग वर्ग और संप्रदाय को ध्यान में रखते हुए, क्या ये आम लोग, ठीक है वो खुद से पहुंचे हैं, ठीक है मान लिया वो खुद से पहुंचे हैं, लेकिन ये मंच और जुटाना में फर्क है, ये जुटे हैं लोग, बिल्कुल मान लिया, अरे अमिताभ जी मान लिया, लेकिन वहां पर जो अलग अलग वर्ग संप्रदाय को ध्यान में रख के मंच बनाए गए हैं, ये तो आम लोगों ने नहीं बनाया है, ये तो भाजपा नहीं बनाया है ना। इसका क्या मकसद माना जाए, जिसमें अल्पसंख्यकों का अलग है, व्यापारी वर्ग का अलग है, अलग अलग जाति धर्म का अलग अलग मंच बनाया गया है, इसका मकसद क्या है? मैं माफ़ी चाहता हूं, पिछले कार्यक्रम में आप एंकर नहीं थी और मुझे उसी कार्यक्रम के बाद खत्म होना था, लेकिन दोबारा कहा गया है, मैं आपके साथ आया हूं। देखिए, पिछले कार्यक्रम में मैंने कहा था कि जो राजनीतिक दल या कोई भी जो अच्छी व्यवस्था होती है वो भविष्य के स्थितियों का आकलन करती है। भारतीय जनता पार्टी के वहाँ के यूनिट ने यह आकलन किया कि इतना बड़ा जन समुद्र आने वाला है, तो उसके तैयारियों के लिए वहाँ व्यवस्था की गई है। लेकिन वहाँ पर जन समुद्र आने के लिए मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ और ये गारंटी देता हूँ कि वहाँ पर वो जुटाई गई भीड़ नहीं है। आप वहाँ पर अपने कैमरामैन को, अपने रिपोर्टर को बोलिए जाके बात करें। दूसरे सवाल का जवाब आप जानना चाहेंगे अमिताभ जी? दूसरा सवाल जो मेरा था उसका जवाब जानना चाहिए वो जी
क्या दूसरा सवाल क्या? जी मेरा सवाल ये नहीं था, यहाँ मान लिया कि ठीक है ये भीड़ अपने आप देश के कोने कोने से जुटी है, सवाल ये था कि यहाँ पर अलग अलग धर्म जाति संप्रदाय के नाम पर जो मंच बनाए गए हैं, अल्पसंख्यकों का अलग है, व्यापारियों का अलग है और हिंदुओं में भी अलग अलग जाति धर्म के लोगों का जो मंच बनाया गया है, इसका मकसद क्या है? मकसद मैं यही तो कहना, अभी पिछले मैंने राजीव जी के बात का जवाब दे रहा था कि इतना निगेटिव प्रोपेगेंडा, इतना जिसको बोल सकते हैं ऋणात्मक, इतना गलत प्रचार किया गया है कि इनसे ये लोग अलग हैं। देखिए देश की जनता जो होती है वो बहुत ही कई बार में चीज़ों को फेस वैल्यू पे लेती है कि जो अखबारों में छप गया, जो टीवी में दिख गया, जो नेताओं ने कह दिया वो ब्रह्म वाक्य है। चलिए यानी इसके लिए डिस्क्रिमिनेट करने की कोशिश की जा रही है। आप हमारे साथ बने रहिए अमिताभ जी, राजीव जी आप भी हमारे साथ बने रहिए। चलिए आगे हम आपसे इस बारे में बिल्कुल आगे इस बारे में आपसे चर्चा कर लेंगे। और इस वक्त हमारे संवाददाता पूरव पटेल हमें दिखा रहे हैं कि नामांकन भरने के लिए नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। वहां पर स्थिति क्या है, क्या चल रहा है इस वक्त, हमारे संवाददाता ने इसका जायजा लिया। बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी आज वडोदरा से अपना पर्चा भरने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कीर्ति स्तंभ से नरेंद्र मोदी निकल चुके हैं, अब न्याय मंदिर पहुंचे। बड़ा ही जबरदस्त स्वागत हो रहा है नरेंद्र मोदी का। करीब 15,000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं के साथ नरेंद्र मोदी आज अपना नामांकन भरने जा रहे हैं। 15,000 से भी ज्यादा कार्यकर्ता मोदी के साथ यहाँ पर जुड़े। आप देखिए पूरा रोड ब्लॉक है, करीब 15 से 20,000 लोग हैं जो मोदी के साथ अपना पर्चा भरने जा रहे हैं, मोदी के समर्थन में जा रहे हैं। वडोदरा से हेतल खत्री के साथ पूरव पटेल, न्यूज़ नेशन। तो 15,000 से ज़्यादा यहाँ पर समर्थक पहुँचे हुए हैं इस रोड शो में शरीक होने के लिए। और ये हुजूम इस वक्त जा रहा है जो कि शुरुआत हुई है लगभग अब से 1 घंटा पहले ही इसकी शुरुआत हुई है रोड शो की। और खांडेराव मार्केट के बाद न्याय मंदिर से होते हुए अब आगे जुबली बाग जा रहे हैं नरेंद्र मोदी। और ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ लोगों का हुजूम जो कि नामांकन के लिए नरेंद्र मोदी के साथ चल रहे हैं इस रोड शो में, और दूसरी तरफ खाली कुर्सियां आपको दिखा रहे हैं जहां के पहुंचेंगे और नामांकन भरेंगे नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में। और हमारे साथ राजीव रंजन जेडीयू से नेता जुड़े हुए हैं और अमिताभ सिन्हा साहब भी हमारे साथ जो कि बीजेपी के नेता हैं। इन दोनों से लगातार हम बातचीत कर रहे हैं आज के इस नामांकन और इस शक्ति प्रदर्शन ताकत जो दिखाई जा रही है बीजेपी की तरफ से नरेंद्र मोदी के पीछे उनके समर्थकों का जो हुजूम दिखाया जा रहा है, इस पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। राजीव रंजन जी का रुख करेंगे। राजीव जी अगर हमें सुन पा रहे हैं तो आपसे जानना चाहेंगे कि तस्वीरें जो बोल रही हैं, जो दिख रही है कि लोगों का हुजूम है, 15,000 लोग तो इनके साथ साथ इस रोड शो में ही चल रहे हैं और जहां नामांकन होना है वहां पर ऑलरेडी लोग काफी इंतजार कर रहे हैं। क्या इसे इन सबको आप प्रायोजित मानते हैं? निश्चित तौर पर ये कॉरपोरेट प्रबंधन का नायाब उदाहरण है। रैलियों में कैसे लोग आए, नामांकन के जुलूस में कैसे लोग आए, ये सारे प्रबंधन कॉरपोरेट प्रबंधन के तर्ज पर हो रहा है। और आपने एक बड़ा सवाल उठाया जिसका जवाब मैंने पिछले सेगमेंट में दिया कि अलग अलग जातियों के मंच क्यों बने हैं। वजह स्पष्ट है, गुजरात में बड़े पैमाने पर सवर्ण नेताओं के टिकट कटे हैं। जिस सीट पर उन्होंने आज नामांकन करने का फैसला किया है उस सीट पर पंडित बालकृष्ण शुक्ल 1,86,000 वोटों से चुनाव जीते थे। आपके इस सवाल का जवाब अमिताभ जी देंगे बेहतर। अमिताभ जी क्या कहेंगे इस पर? राजीव जी इस पर प्रतिक्रिया ले लेते हैं अमिताभ जी। नहीं, आप 1 मिनट आप सुन लीजिए। अमिताभ जी से आपने बहुत सारी बातें पूछी हैं। जी बोलिए। नहीं 1 मिनट, जस्ट 30 सेकंड में मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपको। बिल्कुल बोलिए। जस्टिस सच्चर कमेटी को लेकर के उन्होंने कई बातें कह दी है। जस्टिस सच्चर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 2005 में। 2001 के जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर वो रिपोर्ट थी जी। और हमारी सरकार बनी है 2005 में। आज जो बातें मैंने कही है जस्टिस सच्चर ने कल एक साक्षात्कार में कहा है। लेकिन पिछले 10 साल से, पिछले 2 कार्यकाल से तो, पिछले 2 कार्यकाल से तो ये जो विकास है, इसके तमाम जो उपलब्धियां हैं वो तो मोदी जी के ही सर पर इसका सेहरा बंधेगा ना राजीव जी। नहीं, मैं तो वही आपसे कहना चाहता हूं कि इन उपलब्धियों को इस तरीके से देखिए कि हमारे 58 साल की जो सरकारें थी और 8 साल में नीतीश कुमार ने क्या किया। तो मेरा ये कहना है कि ये मॉडल जो है ले लेते हैं जो आपने पहले सवाल उठाया। जी राजीव जी बिल्कुल। लेकिन राजीव जी अमिताभ जी से इस पर प्रतिक्रिया लेना जरूरी है। हमारे साथ बने हुए हैं अगर बीजेपी के कोई यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव। अमिताभ जी जिस तरह से इन्होंने कहा कि ये जो आज भीड़ दिख रही है, जो हुजूम, जो ताकत, जो शक्ति प्रदर्शन दिख रहा है, वो कॉर्पोरेट प्रबंधन का नजारा है। नहीं, मेरा सवाल सिर्फ इस पर है कि ये कॉर्पोरेट प्रबंधन का नजारा, इसे राजीव जी ने कहा, क्या कहेंगे? बाकी के इनके प्रलापों का जवाब ना दूं? पहले इस सवाल का जवाब दे दीजिए क्योंकि आज नामांकन है और आज इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। अमिताभ जी
देखिए इन लोगों के लिए कुछ शब्दावली, कुछ इस प्रलाप का जवाब अपने चित्कार से दीजिए। अमिताभ सिन्हा जी, मेरे प्रलाप का जवाब अपने चित्कार से दीजिए। जरूर मैं चित्कार से देता हूं, आप खुश रहें। मैं पहले ये कहना चाहता हूं कि इन्होंने जो भी शब्द चयन किए हैं, वोकैबुलरी जो यूज़ की है, उसमें इस तरह कॉरपोरेट प्रबंधन, वन साइडेड एक्सक्लूसिव ग्रोथ, कम्युनलिज्म, सेकुलरिज्म, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। लेकिन मैं इतना बताना चाहता हूं कि ये चुनाव जदयू और जदयू सरीखी जितनी पार्टियां हैं उनके लिए शुतुरमुर्गी व्यवहार के जैसा दिखेगा। बार-बार क्यों भूल जाते हैं कि 2001 में एक मिनट अब मेरी बात नहीं, आप बीच में बात मत काटिए। नहीं, गलत बात है। नहीं, जब मैं धैर्य से आपकी बात सुनता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी, अमिताभ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस कार्यक्रम में शरीक हुए और अपनी बातें रखी, लेकिन समय की कमी है। ये नॉमिनेशन की तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और रोड शो करते हुए वो अपने आज के डेस्टिनेशन पर पहुंचे हैं और ये नामांकन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जो कि 11:30 बजे के आसपास जो वक्त रखा गया था, लगभग वही वक्त है जबकि नॉमिनेशन हो रहा है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं वडोदरा के कलेक्टर ऑफिस से, कलेक्टर कार्यालय से, जहां के इस वक्त अपने रोड शो को खत्म करते हुए नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। तो पूर्व राजघराने की राजमाता भी यहां पर मौजूद हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं शुभांगनी गायकवाड़ और इनके अच्छे खासे फॉलोअर हैं, अब राजमाता हैं, तो इनके पीछे भी अच्छे खासे वोट की उम्मीद जताई जा रही है। नीलाबेन देसाई हैं, भूपेंद्र पटेल हैं और किरण महेड़ा जो कि चाय वाले हैं, ये तमाम इनके समर्थक आज बनाए गए हैं। हस्ताक्षर के लिए ये 4 लोग हैं और नामांकन हो रहा है इस वक्त।